अमेरिकन हॉरर स्टोरीज़ का एपिसोड 3 और 4 सीज़न 1 का हम आपके लिए लेके आए हैं इस वीडियो में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने एपिसोड 1 और 2 को एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। तो हमारी रिकमेंडेशन है कि आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए एक शॉर्ट रिकैप कि बेन और विवियन अपने रिश्ते को सही करने के लिए इस घर में आए थे। विवियन प्रेग्नेंट तो है, बट उस बच्चे का बाप कोई और है, वो ब्लैक लेदर ड्रेस वाला आदमी। वायलेट और टेट की दोस्ती काफ़ी गहरी होती जा रही है, जबकि टेट एक साइकोपाथ लड़का है। ऑन दी अदर हैंड मोयर, जो आदमियों के लिए खूबसूरत और औरतों के लिए एक बूढ़ी नौकरानी है, आज के एपिसोड में उसी की कहानी है। एपिसोड 3 मर्डर हाउस। 1983 में मोयर जब जवान थी तो एक घर की सफाई कर रही थी। अचानक पीछे से एक ड्रिंक किया हुआ आदमी जो नशे में धुत था वो आता है और मोयर को असॉल्ट करने की कोशिश करता है। वो ऑलमोस्ट मोयर का रेप कर ही चुका था कि पीछे से एक लेडी आई, और ये लेडी थी जवान कॉन्स्टेंस। कॉन्स्टेंस ने सबसे पहले मोयर की आंखों में गोली मारी और उसके बाद उस आदमी को भी गोली मार दी। हमें पता चलता है कि आदमी कोई और नहीं, कॉन्स्टेंस का पति था। अपने पति की हत्या करने के बाद वो बहुत रोई, क्योंकि वो 16 साल की थी जब उसकी पति से उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसका पति तो गद्दार निकला। हमें 2011 का सीन दिखाया जाता है। ये वही बेडरूम है जिस बेडरूम में कॉन्स्टेंस ने अपने पति को मारा था, क्योंकि वो मोयर के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। और मोयर क्योंकि इस घर में मरी थी, इसीलिए वो इस घर में कैद होकर रह गई थी, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हुई। इसी बेडरूम में 2011 में विवियन और बेन लड़ रहे थे, क्योंकि विवियन ने पिछले दिनों इस घर में जो भी झेला उसके कारण वो इस घर को बेचना चाहती थी। बेन यहाँ पर विवियन से कन्फेस करता है कि उसने अपने सारे पैसे इस घर में लगा दिए हैं और उसके पास अब और पैसे नहीं हैं ताकि वो नया घर खरीद सके, जिस पर विवियन कहती है कि अब वही कुछ करेगी। वो अपनी ब्रोकर को बुलाती है और ब्रोकर से बात करती है। दोनों के बीच एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट होती है इस बात पर कि विवियन को उसकी ब्रोकर ने ये क्यों नहीं बताया कि इस घर में और भी मर्डर्स हुए हैं। उसकी ब्रोकर ने सिर्फ लास्ट गे कपल की मौत के बारे में बताया था। विवियन ब्रोकर को धमकी देती है कि अब कैसे भी करके उसे ही इस घर को बिकवाना है, वो भी अच्छी कीमत में, वरना वो अपनी ब्रोकर पर केस कर देगी घर की हिस्ट्री को छुपाने के लिए। जिस पर ब्रोकर विवियन को एडवाइस देती है कि क्यों ना वो इस घर को फिर से डेकोरेट करे, क्योंकि हैलोवीन आने वाला है और हैलोवीन में अगर वो अपने घर को बहुत अच्छे से सजाएगी, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाएगी, तो हो सकता है लोग उसके घर को देखने आए और शायद इसी में से कोई पोटेंशियल बायर मिल जाए। यहाँ पर घर के दूसरी तरफ कॉन्स्टेंस फिर से चोरी चुपके घर में घुस आई थी और चांदी के चम्मच चुरा रही थी, और तभी मोयर आती है। मोयर फिर से कॉन्स्टेंस को कहती है कि ये उसका घर नहीं है, इसलिए वो चम्मच ना चुराए, जिस पर कॉन्स्टेंस कहती है हमेशा की तरह कि तुमने मेरा पति चुराया था और लोग यही समझेंगे कि इस बार चम्मच भी तुम ही ने चुराई है। जिस पर मोयर टूट जाती है, रोने लगती है और कॉन्स्टेंस से कहती है कि मैं फंस गई हूँ इस घर में, मेरी आत्मा कितना कुछ झेल रही है, शायद तुम नहीं समझोगी। पर कॉन्स्टेंस उसे इग्नोर करके चल देती है। कॉन्स्टेंस की नफरत मोयर के लिए जाहिर थी, जिंदा रहने पर भी और मोयर के मरने बाद भी। यहाँ पे बेन की न्यू क्लाइंट थी एक निग्रो लेडी। वो निग्रो लेडी बेन के साथ में अपने हाथ से शेयर कर रही थी कि उसका हस्बैंड उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, इस कारण वो ट्रॉमेटाइज हो गई है। वो हर वो चीज़ करती है जो उसके हस्बैंड को अच्छी लगे, लेकिन फिर भी शायद उसके और उसके हस्बैंड के बीच में प्यार ख़त्म हो गया है और इसीलिए वो धीरे धीरे डिप्रेस होती जा रही है। पर पता नहीं क्यों बेन का एक डॉक्टर होने के नाते अपने क्लाइंट पर ध्यान नहीं था। वो एक अलग ही दुनिया में था, जैसे वो मदहोश हो गया है। और जब उसे होश आया तो वो अपने घर के बैकयार्ड में था, जहाँ उसके हाथ में खून लगा हुआ था। वो कंफ्यूज था कि अचानक इस तरीके से ब्लैकआउट होकर वो अपने केबिन से यहाँ कैसे आ गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। जब वो फिर से अपने हॉल में जाता है तो देखता है कि मोयर फर्श से खून साफ कर रही है। वंस अगेन मोयर उसे काफ़ी सिड्यूस करती है अपने सिडक्टिव मूव्स के साथ, पर बेन तो टोटली कंफ्यूज था कि थोड़ी देर पहले तो अपने क्लाइंट की बातें सुन रहा था, उसके ट्रॉमा को सुन रहा था, लेकिन सडनली उसके हाथों में खून है। इन सबको जानने का सिर्फ एक ही तरीका था कि एज अ कंसल्टेंट वो अपने सभी पेशेंट्स की रिकॉर्डिंग करता था। बट इस बार जिस रिकॉर्डिंग को उसने किया था वो रिकॉर्डिंग वाला टेप रिकॉर्डर उसको मिल नहीं रहा था। मोयर से पूछने पर
मॉयर भी उसे जवाब नहीं देती, घुमा फिरा के उसे सेड्यूस करने लगती है कि तभी वहाँ पे विवियन आ जाती है। विवियन फिर से देखती है कि बेन मॉयर के साथ मिसबिहेव कर रहा है क्योंकि मॉयर तो एक बूढ़ी लड़की हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होती है तीनों के बीच में। मॉयर इमोशनल ड्रामा करने लगती है। वो कहने लगती है कि मैं अबला नारी, मैं बुजुर्ग औरत, आदमी जात की नज़र तो वहीं जाएगी ना जहाँ पर उन्हें देखना चाहिए। अब बेन टोटल कंफ्यूज हो चुका था कि मॉयर किस टाइप की बातें कर रही है, ये विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है, भाई यही तो मुझे सेड्यूस कर रही थी। ऑन दी अदर हैंड विवियन भी अपनी नौकरानी का ही साथ देती है क्योंकि भाई औरत है, उसके लिए तो उसका पति था ही शुरू से दुष्ट और उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी थे। इसलिए बेन पर कोई भी विश्वास नहीं करता और मॉयर आसानी से बच के निकल जाती है। अब यहाँ पर दोपहर के समय जब विवियन अपने घर में फूल तोड़ रही थी तो देखती है कि एक बस आती है और वो बस आसपास के लोकल टूरिस्टों को इस घर का इतिहास दिखाती है, ये बोलकर कि ये घर एक मर्डर हाउस था। विवियन को और टेंशन हो जाती है कि अगर इस टाइप की नेगेटिव पब्लिसिटी होती रहेगी तो ये घर तो बिल्कुल भी नहीं बिकने वाला। लेकिन ऑन द अदर हैंड विवियन को अपॉर्चुनिटी भी नज़र आती है कि शायद इस घर का असली इतिहास ये टूरिस्ट गाइड ही बता सकता है। यहाँ पर बेन फिर से टेप रिकॉर्डर की खोज कर रहा था ताकि वो समझ पाए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है कि तभी एक डिटेक्टिव आया। वो डिटेक्टिव उसी निग्रो लेडी को खोजते हुए आया था जो सुबह सुबह बेन के पास आई थी। डिटेक्टिव का ये कहना था कि उस लेडी का हस्बैंड उस लेडी को खोज रहा है पर वो लेडी वापस नहीं आई थेरेपी लेने के बाद में। बेन ऑलरेडी कंफ्यूज था, इसलिए वो डिटेक्टिव को कहता है कि अगर उसे कुछ भी पता चला तो वो ज़रूर बताएगा। यहाँ पर विवियन भी उस टूरिस्ट बस में ज्वाइन हो गई थी ताकि अपने घर का इतिहास जान सके। यहाँ पे गाइड बताता है इस घर को 1922 में डॉक्टर चार्ल्स और उनकी वाइफ नोरा ने बनवाया था। डॉक्टर चार्ल्स और नोरा काफ़ी एंटी सोशल थे। डॉक्टर पूरी तरीके से ड्रग्स की लत में लग चुका था। यहाँ पे उसके साथ उसकी वाइफ के रिलेशन भी अच्छे नहीं थे क्योंकि डॉक्टर पैसे कमाने के बजाय उल्टे सीधे जानवरों को काट कर उन्हें जोड़कर एक नया जीव बनाना चाहता था। डॉक्टर और उसकी वाइफ का एक छोटा बच्चा भी था और वो अपने बच्चे के सामने ही झगड़ते रहते थे बिना परवाह किए कि उनके बच्चे की मानसिक हालत पे क्या असर पड़ेगा। और बच्चा जब रोने लगता तो उसे नैनी के पास पकड़ा देते। डॉक्टर वैसे ही पैसे नहीं कमा रहा था, ऐसे में उसकी वाइफ उसे सजेस्ट करती है कि क्यों ना वो इलीगली बिन ब्याही माओ लोग का अबॉर्शन करवाए, इससे काफ़ी अच्छी कमाई हो जाएगी और इस तरीके से वो अपने बिल्स भी पे कर पाएंगे। ये काम शुरू हो चुका था और इस घर में 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों को मारा गया था, माता की कोख में ही। यहाँ पे जब विवियन उस टूरिस्ट गाइड की कहानी सुन ही रही थी कि वो अपने जींस में देखती है कि उसे ब्लीडिंग हो रही है। वो बहुत ज़ोर से डर जाती है कि कहीं उसका मिसकैरेज तो नहीं हो गया, इसलिए वो टूरिस्ट गाइड को छोड़कर तुरंत अपने घर के अंदर भागती है, बाथरूम में। इस बार बेन और विवियन एक साथ डॉक्टर के पास जाते हैं जहाँ पे डॉक्टर कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ एक नॉर्मल डिस्चार्ज था और ऐसी कंडीशन में अगर तुम लोग घर मूव करोगे तो ये माँ के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे बेन अपनी कंटिन्यूसली ब्लैकआउट से परेशान था क्योंकि जब भी उसे ब्लैकआउट होता था वो अपने घर के पीछे वाले एरिया में उठता था, पर उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उस निग्रो लेडी के साथ हुआ क्या। यहाँ पे कॉन्स्टेंस जब बेन से पूछती है कि वो घर के बैकयार्ड में क्या कर रहा है तो बेन बहाना बनाता है कि वो यहाँ पर पेड़ उगाने आया था, जिस पर कॉन्स्टेंस कहती है कि ये ज़मीन बंजर है, यहाँ पे कोई भी पेड़ नहीं उगेंगे, क्यों ना वो यहाँ पर एक छोटा सा ट्री हाउस बना दे ताकि शाम को चाय वाय पीते बने बिल्कुल पेड़ के छाए में। बेन भी बात को रफा दफा करता है, पर पता नहीं क्यों उन दोनों को बात करता देखकर खिड़की से मॉयर थोड़ी नर्वस हो रही थी। आखिर मॉयर छुपा क्या रही थी और कॉन्स्टेंस ऐसा क्या जानती थी। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजती है। विवियन जब दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पे नोरा खड़ी थी। नोरा डॉक्टर की वाइफ थी और शायद वो भी 1922 से यहाँ आई थी अपने घर को देखने के लिए। अब विवियन तो नहीं जानती थी कि ये नोरा है, उसे लगता है कि कोई बायर है जो घर खरीदने आया है, इसलिए विवियन उसे घर के सामान दिखाने लगती है। नोरा उस घर के हर एक चीज़ को पहचानती थी और पहचाने भी क्यों ना, घर तो उसी ने बनवाया है ना। यहाँ पे दर्शक के तौर पर हम देख पाते हैं कि नोरा के सिर के पीछे में एक घाव है, यानी नोरा भी मर चुकी है और ये नोरा की आत्मा है जो इस घर को विजिट करने आई है।
विवियन जब कॉफ़ी बनाने के लिए पलटती है और जब कॉफ़ी लेकर वापस लौटती है तो नोरा गायब हो चुकी थी। पर हाँ, नोरा का व्यवहार थोड़ा सा अलग था, जिस बात को विवियन भी नोटिस कर लेती है। यहाँ पर डिटेक्टिव बेन से मिलने के लिए आता है, जो बताता है कि वो निग्रो लेडी एक होटल में मरी हुई मिली है, उसने सुसाइड कर लिया। और उसी होटल में उस डॉक्टर का रिकॉर्डर भी था, जिस रिकॉर्डर को सुनने से हमें असली कहानी पता चलती है। तो हुआ ये था कि उस दिन जब वो निग्रो लेडी डॉक्टर के पास थेरेपी लेने के लिए आई थी तो उसे ब्लैकआउट हो गया था। निग्रो लेडी को ये लगने लगा कि जैसे उसका हस्बैंड उसको इग्नोर करता है, उसका डॉक्टर भी उसे इग्नोर कर रहा है। इसलिए वो डॉक्टर को प्रोवोक करने के लिए चाकू से उसी के सामने हाथ काट ली थी और बेन ने उसका हाथ पकड़ा था ताकि वो खून के प्रवाह को रोक पाए। और इसीलिए जब वो उस दिन जागा तो उसके हाथ में खून लगा हुआ था। लेकिन वो निग्रो लेडी इतनी ज़्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो एक होटल में जाके सुसाइड कर ली। अब टेक्निकली यहाँ पे बेन की कोई गलती नहीं थी, बट डिटेक्टिव का ये कहना था कि शायद तुम उस दिन अगर अपने पेशेंट पे ध्यान देते तो ये सब ना होता। अगले दिन विवियन अपनी बेटी वायलेट को लेकर एक नया अपार्टमेंट देखने आई थी ताकि उस घर को बेचने के बाद वो यहाँ आ सके। पर वायलेट अपनी मॉम से गुस्सा हो गई क्योंकि वो फिर से मूव ऑन नहीं करना चाहती थी। अभी तो उसने नया घर शिफ्ट किया था, उसे दोस्त बनाने में और माहौल में घुलने मिलने में दिक्कत हो रही थी। इसलिए वो अपनी मम्मी को चमकाती है कि अगर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करेगी तो वो घर छोड़कर भाग जाएगी। अब जब घर में कोई भी नहीं था और बेन घर में अकेला था तो डोरबेल रिंग होती है और इस बार दरवाजे पे खड़ी थी बेन की पुरानी गर्लफ्रेंड। और आज तो वो बिल्कुल तमाशा करने के मूड में आई थी। वो चिल्ला चिल्ला के विवियन को बुलाने लगी ताकि वो बेन की सच्चाई बता सके कि बेन ने उसे प्रेग्नेंट कर दिया है। अब बेन जैसे तैसे उसे घर से रफा दफा कर रहा था, ये बोलकर कि हम बाद में मिलेंगे, कि यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आ गया। लैरी, वो अधजला इंसान जो बेन को हमेशा स्टॉक करता था और बेन को धमकी देता था कि घर से चले जाओ, पता नहीं कहाँ से आता है और बेन की गर्लफ्रेंड को शावल से मार मार कर उसकी जान ही ले लेता है। जब बेन उससे पूछता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारा क्यों, तो लैरी का जवाब था कि मुझे लगा कि वो तुम्हें परेशान कर रही है और तुम्हें इस घर में चैन से जीने नहीं दे रही है, इसलिए मैंने उसे मार दिया। पर मैं इसकी लाश को छुपा दूंगा, बदले में तुम मुझे सिर्फ $1000 दे देना। अब ऑलरेडी बेन की एक क्लाइंट ने सुसाइड किया था, ऐसे में उसकी गर्लफ्रेंड भी मर चुकी है, वो क्या करे। तो वो दोनों एक गड्ढा खोदते हैं ठीक उसी जगह में जहाँ पे बेन हमेशा ब्लैकआउट होने के बाद पाया जाता था। और मॉयर ये सब खिड़की से देख रही थी। उस गड्ढे में हमें कुछ हड्डियाँ नज़र आती हैं और क्लियरली ये मॉयर की हड्डियाँ थीं। बेचारी रोती रह जाती है ये सोचकर कि उसने तो सोचा था कोई कभी उस गड्ढे से निकाल कर उसका अंतिम संस्कार करेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक और लाश बिछा दी गई थी। यानी बेचारी मॉयर की लाश अब किसी को नहीं मिलेगी। और ऊपर से सोने पे सुहागा, बेन उसके ऊपर एक ट्री हाउस बना देता है ताकि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश कभी ना मिले। और उस ट्री हाउस को देखकर दोनों हस्बैंड वाइफ तो काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, पर मॉयर का दुख तो कोई भी नहीं समझ पाता। उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के लिए कॉन्स्टेंस आकर कहती है कि तुम अब यहीं पर परमानेंट बन गई हो। उस रात को जब विवियन सो रही थी तो नोरा की आत्मा विवियन के पेट को छूती है। शायद उसे एहसास हो गया था कि विवियन माँ बनने वाली है। और ये एपिसोड इस ट्विस्ट के साथ ख़त्म होता है कि आखिर नोरा चाहती क्या है, इतने दिन बाद वो वापस क्यों आई है, क्या वो बच्चे के लिए वापस आई है। एपिसोड 4 का नाम है हैलोवीन पार्ट 1। कहानी दिखाती है 2010 की, यानी 1 साल पहले, जब वो गे कपल यहाँ पर रहते थे। अब इन दोनों कपल का नाम आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि आगे के सारे एपिसोड में इनका काफ़ी मेजर रोल है। ये चिढ़ा हुआ जो लड़का है इसका नाम है चैड, और जो हैंडसम सा लड़का है जिसके मसल्स हैं इसका नाम था पैट्रिक। दोनों कपल्स के बीच में आर्ग्यूमेंट हो रही थी क्योंकि इनके भी पैसे खत्म हो गए थे इस घर को खरीदने के चक्कर में। ऊपर से अब इनके रिश्ते में गर्मजोशी भी नहीं बची थी।
ये दोनों इसी बात को लेकर लड़ रहे थे कि आने वाले हैलोवीन में ये भी अपने घर में पार्टी रख रहे हैं ताकि कोई ना कोई इनके घर को देखने के लिए आए और ये घर बिक सके। ऑन दी अदर हैंड पैट्रिक जो है चैड को चीट कर रहा था अपने जिम ट्रेनर के साथ में। इस बात को लेकर भी चैड चिड़चिड़ा कर बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है, जिस पर पैट्रिक काफ़ी सुलझे हुए शब्दों में कहता है कि हमारे रिश्ते में सारा सेक्स ड्राइव, सारा इमोशन ख़त्म हो चुका है। जब से हम इस घर में आए हैं बस टेंशन हो रही है। हमें रिश्ते की नई शुरुआत करनी चाहिए, क्यों ना हम एक बेबी अडॉप्ट कर लें। चैड को भी ये आइडिया बहुत पसंद आता है और दोनों में फिर से सुलह हो जाती है। फाइनली चैड पैट्रिक को बोलता है कि जाओ जाकर मुझे अपना हैलोवीन कॉस्ट्यूम दिखाओ, और उसके बाद चैड पंपकिन काटने में बिजी हो जाता है। थोड़ी देर में कमरे में ब्लैक लेदर जैकेट और ब्लैक कॉस्ट्यूम पहने, जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, कोई आता है। अब चैड काफ़ी रोमांटिक होता है ये सोचकर कि ये तो उसका पार्टनर है जो उसको हैलोवीन कॉस्ट्यूम दिखाने आया है। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वो ब्लैक लेदर वाला आदमी पटक पटक के चैड को मारता है, और इतना मारता है कि वो मर जाता है। फाइनली चैड की चिड़चिड़ाहट ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये सब होते हुए पैट्रिक देख लेता है, जो कि अब अपना कॉस्ट्यूम पहन के आया था दिखाने के लिए, और अपने पार्टनर को मरा हुआ देखकर और सामने उस ब्लैक लेदर वाले आदमी को देखकर वो डर जाता है। और यहीं पर सीन दिखाता है 2011 का सेम सीन। बेन और विवियन के भी पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए वो भी इस घर को बेचने का प्लान बना रहे थे। विवियन अपनी ब्रोकर से बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, घर को कोई भी खरीदने के लिए नहीं आ रहा है। इसी के साथ में वो जो मर्डर हाउस टूर होता है, जिसमें टूरिस्ट इस घर का इतिहास लोगों को बता रहा है, वो तो एक नेगेटिव पब्लिसिटी की तरह है। इससे तो लोग और डर के मारे इस घर में नहीं आएंगे। जिस पर उसकी ब्रोकर कहती है कि उसे घर को और अच्छे तरीके से सजाना चाहिए, ना कि नॉर्मल तरीके से। इसलिए वो 2 हेल्पर्स को उनके पास भेजेगी जो पूरे घर को फिर से डेकोरेट करने में उसकी मदद करेंगे। विवियन को भी आइडिया पसंद आ जाता है। यहाँ पर तरफ में बाजू वाले घर में कॉन्स्टेंस का नया बॉयफ्रेंड, जो उससे उम्र में काफ़ी जवान है, एडलिन को कहानी सुना रहा था हैलोवीन की। और उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि हैलोवीन वो दिन है जब इंसानों की दुनिया और भूतों की दुनिया की दीवार काफ़ी पतली हो जाती है और भूत चाहे तो इंसानों की दुनिया में विजिट करने आ सकते हैं। अब अपनी बेटी को अपने बॉयफ्रेंड से इतने अच्छे से बात करते देखकर कॉन्स्टेंस का दिल जलने लगता है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड को कैसे भी करके घर के सामान लेने के लिए बाहर भेजती है। और यहाँ पर वो एडलिन को चमकाती है कि इस बार वो अपना प्यार किसी भी औरत से शेयर नहीं करने वाली, इसलिए बेहतर होगा कि वो उसके बॉयफ्रेंड से दूर रहे। यहाँ पे कॉन्स्टेंस थोड़ी अजीब सी औरत थी, उसे अपनी बेटी से भी जेलसी होती थी। यहाँ पर बेन से लैरी मिलने आया था और लैरी बेन को अब ब्लैकमेल करने लगा था कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मारने में तो मेरा भी हाथ है, इसलिए तुम्हें $1000 तो देना पड़ेगा। बेन उससे चाहे कितना भी पीछा छुड़ाने की बात करे, पर सच तो ये है कि बेन भी डरा हुआ है कि अगर पुलिस को पता चल गया कि उसकी गर्लफ्रेंड हेडन मर चुकी है और वो भी इसी के घर में, तो बात और बिगड़ सकती थी। कुछ टेंशन को तो ज़िंदगी से दूर करना ही पड़ेगा ना, इसलिए बेन सीधे तरीके से टेट को कह देता है कि वो अब उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके घर के मामलों में भी दखलंदाजी दे रहा है और प्रोफेशनली ये सब रॉन्ग है। हाँ, वो चाहे तो एक दोस्त की तरह उससे कॉफ़ी पर मिल सकता है, पर प्रोफेशनल ट्रीटमेंट तो वो अब उसका नहीं करेगा। इसी वादे को निभाने के लिए टेट और बेन पास के कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करिएगा, टेट पहली बार घर से बाहर हमें दिखाया गया है, नहीं तो हमेशा वो घर में या तो थेरेपी लेते हुए दिखता था या तो वायलेट से बात करते हुए। ये छोटी सी डिटेल है, बट याद रखिएगा आगे इसका डॉट ज़रूर कनेक्ट होगा। कॉफ़ी पीते पीते टेट बेन के सामने अपनी बातें रखने लगता है कि तुम अपनी वाइफ को चीट क्यों कर रहे हो, जिस पर बेन रोने लगता है। वो कहता है कि उसके लिए जो कुछ मैटर करता है अब ये परिवार है। वो टेट को इसलिए भी पसंद करता है कि कहीं ना कहीं टेट के नागवारापन और उसकी ज़िद्दपने को देखकर उसे अपने बचपन की याद आती है। वो भी बचपन में ज़िद्दी था, लेकिन फिर जब उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और वो डॉक्टर बन गया तो उसकी लाइफ सुधर गई। और उसके बाद उसकी लाइफ में विवियन आई। ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन हेडन के साथ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने सब कुछ ख़राब कर दिया। अब उसकी ज़िंदगी में जो सिर्फ़ और सिर्फ मैटर करता है वो उसका परिवार है। वहाँ पे इन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया था,
दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और हम भी एज अ व्यूअर बेन के दर्द को समझ पाते हैं कि कैसे वो फ्लो के साथ सारी प्रॉब्लम में फंसता जा रहा है, बट उसके लिए कुछ मैटर करता है तो उसकी बेटी वायलेट और उसकी घर में अकेली विवियन सेफ्टी के लिए हर तरफ अलार्म लगवा रही थी। इसी के साथ उसने घर में हर जगह सेफ्टी अलार्म इंस्टॉल करवाया और अपने साथ एक पैनिक बटन रखी रहती थी। इस पैनिक बटन को दबाते ही पूरे घर में अलार्म बजने लगते और आसपास की पुलिस तुरंत उनके घर में आ सकती थी। और विवियन का ये डर काफ़ी जाहिर था। पिछले दिनों जो कुछ भी इस घर में हो रहा था उसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। अचानक डोरबेल रिंग होती है और डोरबेल पे चैड और पैट्रिक आए हुए थे। हमें तो पता है कि ये दोनों भी आत्माएं हैं क्योंकि पिछले ही साल तो इन दोनों की यहाँ पर हत्या हुई थी ना। लेकिन विवियन को लगता है कि शायद उसकी ब्रोकर ने कुछ हेल्पिंग हैंड्स भेजे हैं ताकि घर का डेकोरेशन हो सके। वो दोनों को बहुत ही गर्मजोशी के साथ घर में स्वागत करती है और यहाँ पर चैड और पैट्रिक भी अपने पुराने घर को देखकर काफ़ी खुश हो रहे थे। यहाँ पे हम जान पाते हैं कि क्योंकि हैलोवीन का दिन है और हैलोवीन को इंसानों और आत्माओं की दुनिया की दीवार पतली होती है, इसलिए कहीं ना कहीं सारी आत्माएं जो इस घर में पहले रह चुकी हैं वो यहाँ पर इस घर को फिर से विजिट करने आ रही हैं। जैसे पिछले एपिसोड में नोरा घूमते घूमते आई थी जो कि इस घर की पुरानी मालकिन थी, और इस एपिसोड में ये दोनों गे कपल पंपकिन काटने में विवियन की मदद करने लगते हैं। इसी बीच में पंपकिन काटते काटते बेन का हाथ कट जाता है, इसलिए पैट्रिक जाता है बेन को फर्स्ट एड देने के बहाने। पैट्रिक बेन को कहता है कि वो चाहे तो उसे सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकता है, इसलिए वो उसे ऑफर करता है कि क्यों वो उसको ब्लो जॉब दे सकता है, जिस पर बेन सीधे तरीके से मना कर देता है। पैट्रिक फिर से यहाँ पर चैड को चीट कर रहा था और जिस पर वो बेन को कहता है कि प्लीज़ चैड को कुछ मत बताना। इधर जब अकेले में चैड और विवियन पंपकिन काटते रहते हैं तो चैड विवियन के मन में हल्का सा शक पैदा कर देता है ये कहकर कि तुम्हारा पति बहुत कुछ तुमसे छिपाता है। इसकी आंखों में और दिल में काफ़ी डार्कनेस नज़र आती है, जैसे कि इसने कुछ किया हो। क्यों ना तुम इसके ऊपर नज़र रखो, क्योंकि मेरा भी पार्टनर जब मुझ पे चीट कर रहा था तो मैंने उसके मोबाइल बिल्स चेक किए थे और मोबाइल बिल्स कभी झूठ नहीं बोलते। उसने विवियन के मन में शक का बीज बो दिया था। विवियन सामने से तो मुस्कुरा रही थी पर कहीं ना कहीं उसे भी अपने हस्बैंड पे शक तो हो रहा था ना, क्योंकि ऑलरेडी उसके हस्बैंड का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुका था। अब ये घर इतना बड़ा है कि यहाँ किसी न किसी कोने में कुछ ना कुछ तो होते रहता है। वायलेट के रूम में एडलिन आई थी और एडलिन वायलेट को बोलती है कि इस हैलोवीन में उसे प्रिटी वुमेन बनना है, इसलिए क्यों ना वो उसका मेकअप कर दे। वायलेट भी जानती थी कि एडलिन बाकी बच्चों से थोड़ी अलग है, एबनॉर्मल है, इसलिए वो पूरे सिंपैथी के साथ एडलिन का मेकअप करने लगती है। जिस बीच वो दोनों लड़कियां काफ़ी गर्ली टॉक करती हैं, जैसे कि बॉयफ्रेंड, वर्जिनिटी, उसके फ्रेंड्स एंड सब कुछ। बातों ही बातों में वायलेट एडलिन से पूछती है कि तुम बार बार हमारे घर में आती क्यों रहती हो, जिस पर एडलिन एक मिस्टीरियस जवाब देती है कि मेरे सारे दोस्त इसी घर में तो रहते हैं ना। अब ये सुनकर वायलेट भी थोड़ा हैरान होती है कि इस घर में आखिर इसका दोस्त है कौन, लेकिन हमें पता है कि इस घर में काफ़ी सारी आत्माएं हैं जो शायद एडलिन को दिखती हैं और उसी से मिलने के लिए वो इस घर में हमेशा आती रहती है, क्योंकि वो एबनॉर्मल है ना। नॉर्मल लोग जो देख सकते हैं वो नहीं देख सकती, और जो वो देख सकती है वो नॉर्मल लोग नहीं देख सकते। एडलिन मेकअप देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और जब अपने घर जाती है तो उसकी मम्मी उसे बहुत डांटती है। उसकी मम्मी के मन में इनसिक्योरिटी थी कि उसकी बेटी जैसी है वैसी ही रहे, इसलिए वो बार बार उसको मेकअप उतारने कहती है, जिस पर एडलिन का कहना था कि मैं इस बार इस हैलोवीन में प्रिटी गर्ल बनना चाहती हूँ, मुझे जोकर वोकर नहीं बनना है। जिस पर कॉन्स्टेंस एडलिन को बहुत ही रूडली बोलती है कि तुम जोकर हो और तुम्हें पता है तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम जब मोहल्ले में बाहर निकलती हो तो हर इंसान भगवान को शुक्रिया कहता है कि वो तुम जैसे नहीं है। बेचारी एडलिन का दिल टूट जाता है और एक माँ होने के नाते कॉन्स्टेंस वाकई में एडलिन को बहुत टॉर्चर करती थी। एडलिन नाराज़ होकर अपने रूम में चली जाती है, लेकिन कॉन्स्टेंस को भी दुख होता है कि उसे इतनी कड़वी बातें नहीं कहने वाली थी। यहाँ पर मर्डर हाउस में वायलेट टेट से मिलने के लिए बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर बेसमेंट में टेट वही ब्लैक लेदर कॉस्ट्यूम पहने हुआ था जिससे बहुत सारी बुरी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। वायलेट तो बहुत ज़ोर से डर जाती है और उसके बाद वो टेट को कन्विंस करती है कि क्यों ना हम वीज़ा बोर्ड में भूत को बुलाएं। अब किसके भूत को बुलाया जाएगा, जिस पर टेट कहता है कि क्यों ना डॉक्टर चार्ल्स की आत्मा को बुलाया जाए। वायलेट पूछती है कि डॉक्टर चार्ल्स है कौन।
और अब हमें नोरा और डॉक्टर चार्ल्स के आगे की कहानी दिखाई जाती है टेड की ज़ुबानी। टेड बताता है कि डॉक्टर चार्ल्स और नोरा वही दोनों कपल हैं जिसने इस घर को बनवाया था। अब क्योंकि उन दोनों के पास पैसों की कमी हो गई थी तो उसके कारण ये दोनों इलीगल अबॉर्शंस करने लगे थे। वो दोनों चाहते थे कि ये बात लड़कियां छुपा कर रखें कि यहाँ पर अबॉर्शंस होते हैं, लेकिन एक लड़की के पेट पे बात पची नहीं। उसने अपने बॉयफ्रेंड को बता दिया कि उसने अबॉर्शन करा लिया है, जिससे उस लड़की का बॉयफ्रेंड इतना नाराज़ हुआ, इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि उसने डॉक्टर और उसकी वाइफ के बच्चे को किडनैप कर लिया। दोनों डॉक्टर और उसकी वाइफ नोरा कई दिन तक फिरौती की रकम का वेट करते रहे कि आखिर कोई तो फिरौती की रकम मांगेगा। लेकिन एक दिन उनके दरवाजे में पुलिस आई और पुलिस बहुत सारे जार्स लेकर आई थी, जिन जार में उनके बच्चे की कटे हुए लाश के टुकड़े थे। इसको देखकर तो नोरा माँ थी ना, टूट जाती है कि उनका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन डॉक्टर फिर से ड्रग्स लेता है और नशे में आकर अपने बच्चे को और कुछ अलग अलग जानवर के टुकड़ों को लेकर एक ऐसा ज़ॉम्बी क्रिएचर तैयार करता है जिसको वो अपना मास्टरपीस मान रहा है। उस मास्टरपीस को वो अपने बच्चे के पालने में रख देता है। नोरा जब पालने में देखती है तो उस चीज़ को देखकर रोने लगती है, चीखने लगती है कि आखिर डॉक्टर ने ये क्या कर दिया, अब तो हद ही हो गई। और अब इस डॉक्टर के पागलपन को अंत करने का एक ही तरीका था कि डॉक्टर का अंत कर दिया जाए। इसलिए नोरा डॉक्टर के सिर पे गोली मार लेती है और उसके बाद में अपनी भी खोपड़ी में गोली मार लेती है। और यही रीज़न था कि नोरा को जब पहली बार सीन में दिखाया गया था तो उसके सिर पे चोट का निशान था। ये चोट का निशान वही गोली का निशान था जिसने उसने सुसाइड किया था। अब इस कहानी को सुनकर वायलेट बिगड़ जाती है और टेड से नाराज़ होने लगती है, जिस पर टेड उसे मनाते हुए कहता है कि आज हैलोवीन है, क्या वो उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी। वायलेट भी तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टेड को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो डेट पे जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी बेसमेंट से बाहर निकल जाते हैं। पर उनके बाहर निकलते ही हमें वीज़ा बोर्ड की मोमबत्ती बुझती हुई नज़र आती है। शायद आज हैलोवीन के दिन उन्होंने जिस आत्मा को बुलाना चाहा था उस आत्मा ने इनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है और इन दोनों को ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ पे कॉन्स्टेंस एक अच्छी माँ बनते हुए एडलिन के पास आती है, उसे मनाती है और कहती है कि ठीक है बाबा, तुम इस बार प्रिटी गर्ल बन जाओ, ये देखो तुम्हारे लिए मैं एक मास्क भी लेकर आई हूँ, और चलो अब मेरी अलमारी में से देखते हैं कि कौन सा कपड़ा तुमको और खूबसूरत दिखाएगा। एडलिन बेचारी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि आज उसका सपना पूरा हो रहा था कि वो भी खूबसूरत लड़की बनेगी, प्रिटी गर्ल बनेगी। रात में हैलोवीन पार्टी का टाइम हो चुका था। विवियन ने बेन के फ़ोन रिकॉर्ड्स को चेक किया था और उसे पता चलता है कि अभी भी बेन अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड हेडन के साथ कांटेक्ट में है। वो बेन को कन्फेस करती है, लड़ाई करती है कि अभी भी वो उसके साथ कांटेक्ट में क्यों है, जिस पर बेन कहता है कि आज के बाद वो कभी कॉल नहीं करेगी। और वो तो हमें भी पता है, क्योंकि वो मर चुकी है, पर अब कॉल कभी नहीं करेगी। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब विवियन के नंबर पे हेडन का कॉल आता है। हेडन तो मर चुकी है ना, तो उसका कॉल कैसे आया? पर हमें पता है कि हेडन इस घर में मरी है और इस घर में जो भी मरता है उसकी आत्मा कैद हो जाती है। तो शायद ये हेडन की आत्मा थी जो विवियन को अब तंग करना चाहती है, क्योंकि शायद उसकी कुछ अधूरी इच्छाएं पूरी हो ही नहीं पाई थी। विवियन और गुस्सा हो जाती है कि बेन की गर्लफ्रेंड अब उसको कॉल कर रही है, उसकी इतनी हिम्मत। वो गुस्से में जैसे ही नीचे जाती है तो उन दोनों गे कपल में से चैड विवियन की ड्रेस को देखकर भड़क जाता है और कहता है कि ये कैसा कपड़ा है, तुम हैलोवीन में ये ड्रेस पहनोगी तो कोई भी पार्टी में नहीं आने वाला है। विवियन भी नाराज़ हो जाती है कि आखिर कैसे कल को आया कोई बाहर का लड़का उसके कॉस्ट्यूम पे कमेंट कर सकता है, जिस पर चैट तो और बिगड़ जाता है, क्योंकि वो चिड़चिड़ा था ना। वो चिड़चिड़ा कर कहने लगता है कि ये घर तुम्हारा नहीं है, ये मेरा घर है, तुम लोग इस घर में आए हो, ये घर कभी नहीं बिकेगा, ये वो जो भी है। जिस पर विवियन का भी दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, ये हमारा घर है और तुम हमारे घर में नॉर्मल डेकोरेशन करने आए हो। इन दोनों के बीच इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगती है, इतनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होने लगती है कि चैड तो अब मारने पीटने पर भी उतारू हो गया। लेकिन तभी चैड बैकग्राउंड में उस ब्लैक लेदर लेटेक्स वाले आदमी को देखता है और इसका शैडो देख के चैड इतना ज़ोर से डरता है कि घर से भाग जाता है।
लेकिन इन सब झगड़ा झगड़ी के बीच में जिस पर नेगेटिव असर पड़ा था वो था विवियन पर। विवियन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, उसे काफ़ी ज़ोर से पेट में दर्द होने लगता है। इसलिए बेन वायलेट को कहता है कि घर के दरवाजे बंद रखना, कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना, मैं तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूं। वायलेट भी चुपचाप अपना हेडफोन लगाकर कमरे में बंद होकर इंजॉय करने लगती है, लेकिन उस हेडफोन की तेज़ आवाज़ में वो नोटिस नहीं करती कि एडलिन आई थी प्रिटी गर्ल बनकर ट्रिक और ट्रीट लेने के लिए हैलोवीन के दिन में। उसी समय में वो जब दरवाज़ा खटखटाती है तो वायलेट दरवाज़ा नहीं खोलती, जिसके कारण एडलिन सोचती है कि क्यों ना वो नए दोस्त बनाए। इसलिए वो आसपास की नॉर्मल लड़कियों से बातचीत करने के लिए रोड पर भागना शुरू करती है, लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता कि पास से एक स्पीड से कार आ रही थी और उस कार से टक्कर होने के कारण ऑन द स्पॉट बेचारी एडलिन मर जाती है। वायलेट इन सब से बेखबर थी क्योंकि वो हेडफोन में गाना सुन रही थी, लेकिन एडलिन बेचारी हैलोवीन के दिन ही ख़त्म हो गई। कॉन्स्टेंस अपनी बेटी को जैसे ही इस हालत में देखती है वो बेचैन हो जाती है कि अभी तो उसकी बच्ची हंस खेल रही थी ना, अब कैसे इतनी जल्दी मर गई। इसलिए वो कैसे भी करके अपनी बेटी की लाश को खींच खींच के मर्डर हाउस के पास लाने की कोशिश करती है, क्योंकि मर्डर हाउस में जो भी मरता था उसकी आत्मा यहाँ पर कैद हो जाती थी और कॉन्स्टेंस को लग रहा था कि उसकी बच्ची कैसे भी कम से कम आत्मा के ही रूप में उसके साथ रहे। लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुकी थी, एडलिन तो रोड में ही मर गई थी, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं था। कॉन्स्टेंस ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी बच्ची को भी खो दिया। इधर हॉस्पिटल में जब बेन और विवियन चेकअप कराने आए थे तो पता नहीं विवियन के पेट में ऐसा क्या था जिसे जब नर्स देखती है तो वो नर्स तुरंत बेहोश हो जाती है। अब ये तो दोनों हस्बैंड वाइफ को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, लेकिन नर्स का ये कहना था कि ये बच्चा काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा है। पर ऐसा मिस्टीरियस चीज़ क्या था जो उस नर्स को बेहोश कर दिया, ये हमें भी समझ नहीं आया। क्योंकि हैलोवीन के दिन आत्माएं ताकतवर होती हैं और इस घर से बाहर निकल सकती हैं, इसलिए मॉयर अपनी मम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। इस हॉस्पिटल में उसकी मम्मी काफ़ी बुरी हालत में थी, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गई थी और सिर्फ लाइफ सपोर्ट के माध्यम से जिंदा थी। मॉयर अपनी माँ की हालत देखकर बहुत रोती है और माफ़ी मांगती है कि जब वो जवान थी तो उनका साथ नहीं दे पाई और उन्हें इस तरीके से अकेला जीना पड़ा। बेचारी मॉयर जब जवान थी तभी तो मर गई थी ना। इसलिए वो अपनी मम्मी के दर्द को समझते हुए उनके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को ऑफ कर देती है, जिसके कारण उसकी मम्मी मर जाती है। और अगले ही पल हमें मॉयर के पीछे उसकी मम्मी की आत्मा नज़र आती है, जो मॉयर से कहती है कि बेटा मेरे साथ चलो, हम साथ रहेंगे। जिस पर मॉयर बिखर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि काश मैं ये कर पाती मम्मी। और हम भी जानते हैं कि मॉयर सिर्फ हैलोवीन के कारण घर से बाहर निकल पाई थी, वरना ज़िंदगी भर उसकी आत्मा तो इस घर में ही कैद रहती है। इसलिए अपनी बेबसी को तो वही समझ सकती थी। यहाँ वायलेट जब घर में अकेली थी तो दरवाजे पे ज़ोर ज़ोर से खटखटाहट होने लगती है। बाहर देखने पर लैरी आया हुआ था, जो बेन से अपने फिरौती के $1000 लेने के लिए आया था, क्योंकि उसने बेन की गर्लफ्रेंड को मारा था। वह दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगता है और चिल्ला चिल्ला के कहने लगता है कि मैं अपने पैसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। वायलेट को कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिए वो तुरंत अपने पापा को फ़ोन करती है और बताती है कि दरवाजे में कोई अजीब सा आदमी आया है जो $1000 मांग रहा है, क्या मैं पुलिस को कॉल करूं? अब बेन जानता था कि अगर पुलिस आई तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए वो वायलेट को कहता है कि हम जल्दी ही घर आ रहे हैं, तुम प्लीज़ पुलिस को कॉल मत करना, हो सकता है कोई सरफिरा आदमी है, बस ये है कि तुम घर से बाहर मत निकलना प्लीज़। यहाँ पर वायलेट के पीछे में वही ब्लैक लेटेक्स ड्रेस वाला आदमी खड़ा हुआ था। जब वायलेट पीछे पलटती है तो शायद वो गायब हो जाता है, लेकिन पूरे घर का सेफ्टी अलार्म चालू था। हर जगह बीप बीप की आवाज़ आ रही थी, दरवाज़ा भी खुला हुआ था और बेन और विवियन जब घर में आते हैं तो वायलेट घर से गायब थी। यहाँ पर पूरे घर में वायलेट की तलाश चालू हो जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ परेशान थे कि आखिर उनकी बेटी गई कहाँ, लेकिन बैक डोर पे नॉक होता है और जैसे ही बेन दरवाज़ा खोलता है तो सामने हेडन खड़ी थी, या कह सकते हैं हेडन की आत्मा खड़ी थी, जो बेन से बदला लेने के लिए हैलोवीन पर वापस आ चुकी थी। एपिसोड 4 यहीं ख़त्म होता है, अगेन फिर खूब सारे सवालों के साथ कि आखिर में वो ब्लैक लेटेक्स आदमी है कौन जो हर जगह नज़र आता है, जिसने विवियन को प्रेग्नेंट किया और उसके बाद से उन दोनों गे कपल को मारा।
और अब शायद वायलेट को भी लेकर गायब हो गया है। इसी के साथ में उस नर्स ने विवियन के पेट में ऐसा क्या देखा जिसके कारण वो बेहोश हो गई, और हेडन जिंदा होकर बेन से किस तरीके से बदला लेगी। इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा हमें एपिसोड 5 और 6 में। तो अगर वीडियो जल्दी चाहिए तो खूब सारे कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ को IMDb पे 8 पॉइंट की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल पर बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।